नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जालौर के चौहान। इससे पहले दोस्तों हमने अजमेर के चौहान को कंप्लीट कर लिया है, रणथंभौर के चौहान को दोस्तों हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज हम कंप्लीट करेंगे जालौर के चौहान। दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से हम राजस्थान की हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी बेहद पसंद भी आ रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जालौर के चौहान। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहली वाली अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। तो चलिए ये क्लास जो काम आएगी आपके ग्राम सेवक, पटवार, रीट और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में। तो जालौर के चौहान आज हम पढ़ते हैं। देखो इसका जो पुराना नाम था जालौर का वो क्या था, जाबालीपुर था। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, पुराना नाम क्या था दोस्तों, जाबालीपुर था। जाबालीपुर था। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है जाबालीपुर किसका नाम था, किसका नाम था, जालौर का। दोस्तों इस जालौर के अंदर सबसे पहले जो आरंभ में शासन किया करते थे वो प्रतिहारों का था। किसका था, प्रतिहारों का था। यानी प्रारंभ में, यहां लिख देते हैं, प्रारंभ में कौन करते शासन, प्रतिहारों का शासन था। लेकिन बाद में ये कहां चले गए, कन्नौज चले गए। कहां पे, कन्नौज। तो दोस्तों पहला प्रश्न ही बनता है कि जाबालीपुर किसका नाम है, पुराना नाम जालौर का। जालौर में प्रारंभ में कौन शासन किया करते थे, प्रतिहार किया करते थे। दोस्तों जालौर के जो चौहान थे, जालौर के जो चौहान थे उन्हें सोनगरा चौहान कहते थे। क्या कहते थे, सोनगरा चौहान, चौहान के नाम से जाने जाते थे। सोनगरा के चौहान कहाँ के जाने जाते, जालौर के चौहानों को हम कहते थे। अब बात आती है कि जालौर के अंदर चौहान वंश की नींव किसने डाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। देखो कि जालौर के अंदर जो नींव डाली, जो नींव डाली वो किसने डाली, तो 1182 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों, 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल ने डाली। किसने, कीर्तिपाल ने ही चौहान वंश की नींव डाली। याद रह जाएगा, सन याद रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। इस कीर्तिपाल को दोस्तों, इस कीर्तिपाल को कितु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कितु के नाम से। दोस्तों ये कितु के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एक उपाधि दी गई थी कितु की। कितु एक उपाधि दी गई थी किनको, कीर्तिपाल को, जिन्होंने नींव डाली किसकी, चौहान वंश की। कहां पर, जालौर में। कब, 1182 ईस्वी के अंदर। अब दूसरा ये अच्छा इंपॉर्टेंट मॉडल लेवल का प्रश्न बनता है कि कीर्तिपाल को कितु की उपाधि किसने है। तो दोस्तों इनके जो ये सॉरी, इनको जो ये उपाधि दी थी ये मुहरनोट नैणसी ने दी थी। किसने दी थी, मुहरनोट नैणसी ने दी थी। समझ में आ गया। बहुत बार राजस्थान के इतिहास में पढ़ते, मुहरनोट नैणसी ने दी थी। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, एक और प्रश्न बनेगा, अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस मुहरनोट नैणसी को जिन्होंने उपाधि दी थी कीर्तिपाल को कितु की, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न बन चुका है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, तो मुहरनोट नैणसी को। दोस्तों ये भी एक उपाधि है, अबुल फजल भी एक उपाधि है। अब ये उपाधि किसने दी, गहराई में प्रश्न पूछेगा तो यहां से पूछेगा कि राजस्थान के अंदर मुहरनोट नैणसी को अबुल फजल की उपाधि किसने प्रदान की, तो मुंशी देव प्रसाद ने प्रदान की। तो यहां लिख देता हूं मैं एरो लगा के, ठीक है, नीचे दिखाई देगा ना देगा। ये जो उपाधि प्रदान की ये दी थी मुंशी देव प्रसाद ने दी थी दोस्तों। रह जाएगा याद। एक बार फिर देखें, तो सीक्वेंस में चल रहे हैं सारी चीजें। कि नींव डाली कीर्तिपाल ने कब, 1182 में। कितु की उपाधि प्रदान थी इन्हें, किसने दी थी, मुहरनोट नैणसी ने, जिन्हें हम राजस्थान का क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं। और राजस्थान में अबुल फजल कहते हैं। ये उपाधि इन्हें किसने दी थी, अबुल फजल की, मुंशी देव प्रसाद ने दी थी। एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है मुहरनोट नैणसी को लेकर। इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, तो यहीं से मैं लिख देता हूँ इनकी। अब इधर तो जगह नहीं है, कहाँ लिखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रंथ की रचना की थी, फिर हम इसे इरेज कर देंगे।
पहला ग्रंथ लिखा था अबुल फजल ने लिखा था, मुहनोन नैणसी ने लिखा था कि मारवाड़ रा परांगना रिविगत। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इसके लेखक कौन है, तो दूसरा है मुहनोन नैणसीरी ख्यात। ये दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मारवाड़ री परांगना विगत किसने लिखा था, मुहनोन नैणसी ने, और मुहनोन नैणसी ख्यात नाम से स्पष्ट है कि ये लेखक का नाम आगे जुड़ा हुआ है। तो देखो दोस्तों, एक चीज से हमने कितने प्रश्न बना लिए, बस यही खासियत होती है हमारी क्लासेस की दोस्तों। चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे, जहाँ से प्रश्न बनता है उस प्रश्न को जरूर उठाएंगे। ये नहीं कि इतना बता दिया कि नींव डाल दी और इन्हें कितु कहते हैं बक छोड़ दिया। इसके अब छोड़ देते तो देखो ये 3 4 5 प्रश्न बनते हैं तो ये रह जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपको समझ में भी नहीं आता अगर अलग से फिर आप रट्टा मारते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इनका एक तरीके से रिलेशन है। लेकिन दोस्तों नींव तो डाली थी कीर्तिपाल ने, लेकिन जालोर के अंदर जो प्रसिद्ध शासक था वो था कानड़देव। कौन था इसका जो प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध जिसका इतिहास हम पढ़ेंगे वो था कानड़देव। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला ही प्रश्न बनता है वो सन को लेकर बनता है। तो 1305 से दोस्तों स्टार्ट होता है, 1311 तक इसका शासनकाल रहता है। काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, बहुत भयंकर इतिहास है जालोर का, पढ़ेंगे। अब देखो कानड़देव, तो कानड़देव के बारे में जो जानकारी मिलती है किसी ने ये किया वो किया इसके बारे में, तो वो कानड़देव प्रबंध में मिलती है। एक ग्रंथ है, इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो कहाँ मिलती है, कानड़देव प्रबंध में मिलती है। तो इतनी बात आपको स्टार्टिंग में दोस्तों याद रखनी है जालोर के अंदर, ठीक है, हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को मैंने बड़े आराम से समझाया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जालोर दुर्ग पे चलते हैं, और दुर्ग पे चलने के बाद में उसकी कुंजी के बारे में देखते हैं और उसके उपरांत हम लड़ाई के विषय पर बात करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये रहा दोस्तों जालोर दुर्ग, ये आपका क्या है, जालोर बना दिया, तो इसको नाम देते हैं जालोर दुर्ग। अब कौन है शासक, कानड़देव, समझ में तो आ गया होगा आपके। ये जालोर दुर्ग दोस्तों, इसको हम सोनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, सोनगढ़ के नाम से, स्वर्णगिरी के नाम से भी फेमस है, स्वर्णगिरी के नाम से भी फेमस है, ठीक है। यहाँ पर एक पड़ता है सिवाना दुर्ग, ये क्या दोस्तों, सिवाना दुर्ग। आपको ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। ये जालोर दुर्ग की दोस्तों क्या है, कुंजी है। अब आपसे एक प्रश्न बनेगा कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। कहाँ पर है, बाड़मेर में। इस सिवाना दुर्ग को दोस्तों कुमट दुर्ग भी कहते हैं, कुमट दुर्ग भी कहते हैं। और एक अच्छा प्रश्न बनता है कि मारवाड़ राजा थे ना, जो मारवाड़ राजा जो आकर रुकते थे जालोर दुर्ग में, सबसे पहले वो यहाँ पर आराम करते थे। तो मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली ये सिवाना दुर्ग है दोस्तों, ये सिवाना। तो एक प्रश्न बनता है कि मारवाड़ राजाओं के जो शरणस्थली है वो क्या है, सिवाना दुर्ग। क्या है ये, जालोर दुर्ग की कुंजी है। बात समझ में आई। अब सिवाना दुर्ग के दो दुर्ग रख सकते हैं, शीतल देव और सामदेव। शीतल देव और सामदेव, ये क्या थे, दोनों दुर्ग रक्षक थे, दुर्ग रक्षक थे। शीतल देव सामदेव दोनों दुर्ग रक्षक थे, किसके भैया, इस सिवाना दुर्ग के। तो इतनी बात समझ में आई। ये जबालीपुर पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। कानड़देव का शासन था, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सोनगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं। इसकी कुंजी सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में। शीतल देव सामदेव दुर्ग रक्षक हैं।
कुमुद दुर्ग के नाम से भी जानते हैं किसको, शिवाना दुर्ग को, और मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली था। इतनी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इधर था एके, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? एके समकालीन था। अब विरोध से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके के विरोध लिखे गए। जो एक मेन कहानी बनती है वो बनती है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, इसका पुत्र था कानड़ देव का बिरमदेव, और इसके एक हरम की रानी थी, उससे के प्रेम की कहानी कोई बताई गई है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके विवाद के चक्कर में ही यहाँ पर शिवाना दुर्ग को जीतता है, फिर इस पे हमला करता है और जालोर दुर्ग को मतलब जीतता है। इस तरह की कुछ बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इतना नोट कीजिएगा। चलते हैं आगे दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आपके सामने इतनी चीज़ें आपने अभी देखी कि ये जालोर दुर्ग है, इसका शासक कानड़ देव था, यहाँ पर शासन कुंजी थी शिवाना दुर्ग, दुर्ग रक्षक थे शीतल देव और श्यामदेव। इधर था भैया कौन? समकालीन एके। बिना किसी कारण के दोस्तों युद्ध नहीं होता है ना, पता आप सभी को। इधर था एके, तो एके तो बड़ा खतरनाक आदमी था, खतरनाक था। पहले तो इन्होंने अपने चिमना बेगम के साथ प्रेम किया था, मोहम्मद केबरू उनको मारा। उधर वो पीछे कौन सा पड़ा था जालोर से पहले, रणथंबोर वाला दुर्ग, वहाँ पर लड़ाई लड़ी, ठीक है। अब इसकी पुत्री थी, सॉरी पुत्री कहते हरम की रानी थी, इसकी हरम की रानी थी कौन? फिरोजा, फिरोजा थी। और इसका पुत्र था दोस्तों, इसका पुत्र कौन था? विरमदेव, इसका पुत्र था विरमदेव। ये विरमदेव क्या था? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहा करता था, यहाँ दरबार में कुछ कामकाज संभाला करता था, रहा करता। लेकिन यहाँ हरम की रानी थी फिरोजा, उससे प्रेम कर लिया। अब प्रेम कर लिया तो ये तो था राजपूत हिंदू और ये थे मुस्लिम। अब अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों यह बात पता लगती है कि उसकी हरम की रानी फिरोजा के साथ प्रेम करता है कौन? बिरमदेव। आपस में ये प्रेम करते हैं, पता लगी। तो एक बार तो गुस्सा हो गया अलाउद्दीन खिलजी के, भाई गलत बात हो गई, तो फिर वो हिंदू और हम मुसलमान। तो फिरोजा तो बाद में फिर बातचीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ठीक है भाई विरमदेव, तो फिरोजा से प्रेम करता है तो कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं तो इससे शादी कर ले, तो इससे निकाह कर ले। अब भैया ये था हिंदू, ये थी मुस्लिम, तो करे क्यों? इसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं मुस्लिम कन्या के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ, मुसलमानों के साथ मैं कोई किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखूँगा, नहीं मैं शादी करूँगा। वहाँ से यह काम काज छोड़कर कहाँ आ जाता है? अपने यहाँ पर अपने पिता कानड़ देव जालोर में आ जाता है। अब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं है कि ये तो भाई गलत हो गया, प्रेम भी कर लिए और शादी भी नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। और ये बात भी फिरोजा को भी बड़ी अच्छी नहीं लगी कि ठीक बात नहीं है, तो फिर धोखा वाली बात होगी। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समझाया कि भाई क्या करें। तो फिरोजा ने कहा कि एक बार आप रुको, मैं एक प्रयास और करती हूँ। तो फिरोजा यहाँ आ जाती है जालोर में, कहानी है मूल रणसी ने लिखी अपने ग्रंथ में, बताइए कहानी मात्र। वो फिरोजा आ जाती है यहाँ पर जालोर विरमदेव के पास समझाने को, भाई ऐसे ऐसे है, तो प्रेम तो करता ही, मैं भी करती हूँ, तो शादी करने में क्या दिक्कत है, मैं मुस्लिम हूँ तो क्या दिक्कत है। लेकिन भैया उस समय जो राखे दृढ़ धर्म को ताही राखे करतार, तो धर्म को दृढ़ रखते थे, पहले धर्म ही मेन चीज़ था। तो इसने मना कर दिया और इसको यहाँ से निकाल दिया फिरोजा को कि भाग जा यहाँ से, तेरे से कोई शादी नहीं करूँगा, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब ऐसा इसको बोल दिया तो गुस्सा तो आएगा फिरोजा को। अब हरम की रानी थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये तो गलत बात होगी। फिर बदला लेने का कारण ही बनता है। फिर ये सोचता कि ऐसे बात नहीं बनेगी, अपन तो बदला लेंगे। और भी बहुत से ऐसे रीजन थे, उनमें से एक ये भी रीजन है, ठीक है। तो इनकी एक प्रेम की कहानी जोड़ी गई दोस्तों, प्रेम की कहानी, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तभी आपके याद होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया इस शिवाना दुर्ग पे 2 जुलाई को, 2 जुलाई को किया 1311 के अंदर, पहला चढ़ाई कर दी यहाँ पर। शिवाना पर क्यों की? क्योंकि ये कुंजी थी दोस्तों। उस समय क्या था, जब भी किसी दुर्ग को जीतना होता तो उसकी छोटी मोटी कुंजी हुआ करती थी, पहले उसको जीता जाता था, उसके बाद में हम अंदर प्रवेश करते थे। अब यहाँ पर सीधा तो प्रवेश कर गया, लेकिन चालाकी खेली। यहाँ का एक राजद्रोही था, राजद्रोही बावला नाम से था कुछ, बावला, इसको पटा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि ऐसे ऐसे करके लालच दे दिया होगा किसी चीज़ का। तो इस बावले ने क्या कर दिया, यहाँ पे वो कुंड था दोस्तों,
यहाँ पर कुंड था, इस कुंड के अंदर क्या मिला दिया दोस्तों? गोरक्त मिला दिया। अरे बहुत बड़ी बात होगी ये तो गोरक्त की। गाय हमारी माता है और गोरक्त मिला दिया जिस पानी को हम पीते हैं, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी उस समय। और सैनिक थे, आपको पता है, पानी पी के लड़ते थे, पानी बिना तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, लड़ाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी लड़ाई हुई लेकिन पानी पी नहीं सकते, तो पानी खत्म हो गया। इस कुंड का पानी सारे पिया करते थे जिसमें गोरख इस बावली ने मिला दिया। राजद्रोही था इस अलाउद्दीन खिलजी के करने पर, इसने चालाकी खेली, चालाकी में कामयाब हो गया। तो इसी बीच घमासान युद्ध होता है और शीतलदेव और शामदेव दोनों मारे जाते हैं। और ये तो दुर्ग रक्षक थे और ये मारे जाते हैं। कानड़देव यहाँ बैठा था, कानड़देव तो जालोर दुर्ग पर था, यहाँ नहीं था, यहाँ तो ये थे दुर्ग रक्षक, ये मारे जाते हैं। और इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी इसे जीत लेता है। जीत हासिल किसको होती है? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी इस पर अटैक कर इसे जीत लेता है और इसका कमालुद्दीन गुरुक को सौंप देता है। इसे किसे सौंपता है कि मैं तो क्या करूँ, इसे कमालुद्दीन गुरुक को सौंप देता है कि तू संभाल। और इसका नाम सिवाना दुर्ग था लेकिन नाम बदल दिया, नाम रख दिया खैराबाद। खैराबाद रख दिया भैया। समझ में आई कहानी? इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रख दिया? तो शिवाना दुर्ग को। किसे सौंपा था? कमालुद्दीन गुरुक को। पहला अटैक कब हुआ जालोर दुर्ग पर? 2 जुलाई 1311 को होता है। लेकिन अब बदला तो इस विरमदेव से था, इसके बाप से था, इन दोनों ने निकाल दिया था फिरोजा को। लेकिन ये बैठे थे यहाँ सुरक्षित, लेकिन एक ने एक चढ़ाई करके जीत ली। अब ये दिमाग में लगा कि विरमदेव तो अपने हत्थे नहीं चढ़ा, जालोर दुर्ग पे अटैक नहीं हुआ, वो तो अंदर रह गया। अब ये फिर दोबारा से एक स्कीम लड़ाता है और अब अटैक करेगा कहाँ पर? जालोर दुर्ग पे। तो अभी बोर्ड पे जगह नहीं है तो अटैक कहाँ पर करें? नोट कर लें, फिर खाली जगह करके अटैक करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, जालोर दुर्ग पर होगा अटैक। फिर से मैंने लिख दिया थोड़ा सा। जालोर दुर्ग, शासक कानड़देव, पुत्र विरमदेव, प्रेम कहानी फिरोजा, हरम की रानी थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग जीत लिया, नाम रख दिया खैराबाद। ठीक है, अब अलाउद्दीन की निगाह यहाँ पर है, मेन चीज़ ये कुंजी जीत ली। अब इसने सोचा कि सीधा तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा था, तो गुप्त मार्ग इसे नहीं पता था इस अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इसने चालाकी खेली, चालाकियाँ खेलता रहा ये, रणथंभौर में चालाकी खेली, खतरनाक तो था तभी चालाकी खेली। इस कानड़देव का एक सेनापति था दैया राजपूत। कौन था? दैया राजपूत, पिका नाम से था। इसने इसे लालच दे दिया। किसने? इसको लालच दिया कि देख भाई दैया राजपूत पिका, तू मेरा साथ दे, मेरे को बता दे गुप्त मार्ग यहाँ तक पहुँचने की, मैं तेरे को माला माल कर दूंगा और सेनापति बना दूंगा। मेरा राइट हैंड, तू लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो बनना है वो बना दूंगा तेरे को मैं, बस तू मेरे को गुप्त मार्ग बता दे। और पैसों से तुझे मतलब इतने दूंगा, पैसे की कमी नहीं होगी। अब ये खुश हो गया कि अरे ये तो बहुत तगड़ी बात होगी, फिर तो पैसे भी आ रहे हैं और राजपाट भी मिलेगा। इसने आओ देखी ने ताव देखी, तुरंत इसे गुप्त मार्ग बता दिए। गुप्त मार्ग बता दिए और वहीं से दौड़ता हुआ भागता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। ये कहाँ जाता है? पत्नी के पास जाता है, पास आता है। सोच के तो ये आता है कि बड़ी खुश होगी मेरी पत्नी, बताऊंगा कि मैं सेनापति बनने वाला हूँ, मेरे पास इतना पैसे आने वाला है ना। तो आके ये सारी कहानी बताता है अपनी पत्नी को कि ये बात है, मैंने अलाउद्दीन खिलजी गुप्त मार्ग बता दिए और हम जल्दी सेनापति और पैसे वाले बन जाएंगे। तो भैया रानियाँ थी उस समय, खतरनाक थी, ये भी तो स्वाभिमानी थी। इसने क्या कर दिया, झट से तलवार उठाई और इसे मार दिया। तो दैया राजपूत मारा गया अपने पत्नी के हाथों, इसने मार दिया कि धोखाधड़ी की बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। हम स्वाभिमानी हैं रानियाँ, जोहर कर लेंगी लेकिन धोखा नहीं करेंगी। तो इस तरह से इसे दैया राजपूत अपने पत्नी के हाथों ही मारा गया। अब ये तुरंत इस कानड़देव के पास पहुंचे, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी गुप्त मार्ग से प्रवेश कर चुका था। ये बताने के लिए कि भाई ये बात हो गई है तो समझ जाओ। लेकिन ये जब देर हो गई थी, लेकिन इतने में अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है। कहाँ पर? 1311 के अंदर आक्रमण कर देता है।
अब कानड़ देव को तो कोई पता नहीं था इतना कि भी गुप्त मार्ग से आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई सूचना नहीं थी, आराम से बैठा था। तो अचानक से अटैक होता है पूरी सेना के साथ में, तो यहाँ पर कानड़ देव क्या होता है दोस्तों, मारा जाता है। कानड़ देव मारा जाता है। कब्जा कानड़ देव मारा जाता है और कहा जाता है कि विरम देव ने अलाउद्दीन खिलजी के डर से क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। पता लगे कि आ तो गए ही है, यहाँ पर जालोर दुर्ग को कब्जे में ले लिया, पिता को मार दिया, तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा तो मेरे को छोड़ेगा थोड़ी, मेरे को ही मारेगा। इससे अच्छा है दुश्मन के हाथ से मरना है, खुद ही आत्महत्या कर ली जाए। तो खुद ने आत्महत्या कर ली, ऐसी कहानी हमें सुनने को मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत लिया और इसे जीता किसने, एके ने, और इसका भी नाम बदल दिया दोस्तों, इसे रखा नाम जलालाबाद। इसका नाम क्या रख दिया, जलालाबाद रख दिया, जालोर दुर्ग को। तो ये थी कहानी, ये थे चौहान वंश जालोर का, जहाँ पर फिर से मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, कब्जा करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका चौहान वंश। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और पूरा हो जाता है आपका जालोर। मैंने अजमेर पूरा करवा दिया, रणथंबोर पूरा करवा दिया और जालोर, और चौहान वंश भी दोस्तों आपका पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत अच्छे तरीके चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।